तो जो मैं ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, ये रिलायंस के ऑडिटर की है। तो ये रिलायंस का जो ऑडिटर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी रिलायंस के फाइनेंशियल पर। तो ये रिलायंस की ऑडिटर्स रिपोर्ट आ रही है। तो आप भी इसी तरीके की ऑडिट रिपोर्ट अपनी कंपनीज के लिए आगे जाकर तैयार किया करोगे। तो अगर आप देखेंगे, रिपोर्ट के टॉप पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड ये एड्रेस्ड किसको है? टू द मेंबर। तो ये बात हमने सीखी कि जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है वो मेंबर को एड्रेस करी जाती है। एंड ये रिपोर्ट है इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पर, तो उसकी एक रिपोर्ट यहां पर आ रही है। एंड यहां पर आ गया सबसे पहले ऑडिटर का ओपिनियन। तो शुरू में ही ऑडिटर ने ओपिनियन कर बताया कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कंसोलिडेटेड खातों का ऑडिट किया है 31 मार्च 2024 वाले साल के लिए, एंड ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं, ये सारी बातें इन्होंने डिस्क्लोज करी। तो ऑडिटर ने ये लिखा है जी कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, सारी एक्सप्लेनेशन हमें मिल गई है, कंपनीज एक्ट को भी फॉलो कर लिया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी ध्यान रख लिया है। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपना ओपिनियन यहां पर फ्रेम कर रहे हैं, एंड कंपनी के खाते ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। फिर वो बेसिस फॉर ओपिनियन भी बताते हैं कि हम जो ओपिनियन बना रहे हैं उसका बेस क्या है। तो अगर क्लीन ओपिनियन है तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली थी, अगर वो कोई क्वालिफिकेशन दे रहे हैं तो उनको क्या मिसस्टेटमेंट मिली थी, तो वो बात आप यहां पर डिस्क्लोज करते हो कि आपके ओपिनियन का आधार क्या है। तो एक बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ आता है। फिर यहां पर कुछ की ऑडिट मैटर्स आते हैं। ये रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन से निकल कर नहीं आती, ये बातें आपके एसएस से निकल करके आती हैं कि ऑडिट करते हुए अगर आपको कोई की मैटर्स मिले थे उनको आप हाईलाइट करते हो। तो ये सारे पॉइंट ऑडिटर ने यहां पर हाईलाइट किए, सारे की ऑडिट मैटर कि जी ऑडिट करते करते ये मेन पॉइंट्स थे, हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो एक इन्वेस्टर को जरूर देखने चाहिए। ये सारे आपके की ऑडिट मैटर्स आ रहे हैं। इनको बताने के बाद ऑडिटर फिर यहां पर लिखता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप ऑडिट पढ़ोगे वहां पर आप एक टर्म सीखोगे TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये टर्म आप इतनी बार सुन लोगे जिसकी हद नहीं। तो ये कह रहे जी मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, तो जी कंपनी का गवर्नेंस जिसके पास था उनकी क्या क्या जिम्मेवारी है। इस पैराग्राफ में ऑडिटर क्या लिखता होगा? कंपनी के खातों में मैनेजमेंट की क्या जिम्मेवारी होती होगी? अगर आपसे कोई पूछे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी? क्या खातों का बनाना ही उनकी जिम्मेवारी है? बिल्कुल। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये बात दुनिया को बता रहा है कि जी आप जो ये रिपोर्ट जिन भी फाइनेंशियल पर पढ़ रहे हो वो मैंने नहीं बनाए, वो बनाए हैं मैनेजमेंट ने। मेरा काम सिर्फ उनको चेक करके ऑडिट करना है। तो ये मत सोच लेना कि ये फाइनेंशियल मैंने तैयार किए थे, ये तैयार करना इनकी जिम्मेवारी है। यही बात आप यहां पर मेंशन करते हो कि जी खाते बनाना, प्रॉपर्ली उनको डिवाइस करने, सारी बातें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्क्लोज करेंगे। फिर ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि जी मैंने सिर्फ खातों का यहां पर ऑडिट किया है और मेरा दायरा ऑडिट तक सीमित है। तो यहां पर ऑडिटर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। एंड फिर यहां पर लास्ट में आते हैं कुछ अदर मैटर्स। तो कुछ एक्स्ट्रा और मैटर्स उसने हाईलाइट किए। जो पॉइंट हमारे लिए रेलिवेंट है वो आते हैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो लास्ट में ऑडिटर एक और पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में डालता है जिसमें वो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बता रहा है। और ये वाली बात कौन से सबसेक्शन से निकल कर आ रही है? सबसेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार जाकर देख लेना। 143 का सबसेक्शन 3 किस चीज से डील कर रहा है? असर्शंस वाले पॉइंट से। और ये पॉइंट सिर्फ नेगेटिव में है तब बताने हैं, हमेशा बताने हैं कि जी मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, जो खाते बने हैं वो प्रॉपरली बनाए गए हैं, बैलेंस शीट वगैरह प्रॉपरली तैयार हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। दैट इज जितने पॉइंट्स आप पढ़ते हुए आ रहे हैं सारे वो डिस्क्लोज किए जा रहे हैं। कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग है, यहां पर बस ऑडिटर ने क्या कहा कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग है, उसको मैं यहां नहीं बता रहा, उसके लिए मैंने अपनी रिपोर्ट में एक अनेक्जर ए बना दिया है। तो जब भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग मेन रिपोर्ट में ना होकर लास्ट में बाय वे ऑफ अनेक्जर दी जाती है। तो अनेक्जर ए में आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग मिलेगी, ऑडिटर्स की रेम्युनरेशन की बात आ रही है, एटसेट्रा। जितने भी आपने पॉइंट्स पढ़े वो सारे पॉइंट यहां पर आपको कवर्ड मिलेंगे। कंपनी ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोविजन बनाया या नहीं बनाया, आईपीएफ में पैसा टाइम से ट्रांसफर किया नहीं किया, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले ली थी कि उन्होंने किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ते हो आपके लिए रिपोर्ट बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो बड़ा यही सारी बातें आपको रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है। तो यही सारा डिस्क्लोजर यहां पर जा रहा है। फाइनल डिविडेंड 123 के हिसाब से पे हुआ है। दैट इज जितने भी पॉइंट्स हमने देखे सारे पॉइंट्स यहां पर कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट में लिखे गए। तो ये सारे डिस्क्लोजर आपको यहां पर देने रहते हैं। एंड फाइनली इसमें आते आते लास्ट में आ गया आपका अनेक्जर नंबर ए। अनेक्जर ए किस चीज का है? रिपोर्ट ऑन दी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। मैं आपको वही बात सिखा रहा था कि बेटा वो लाइन तो बड़ी छोटी सी थी पर उस लाइन ने आपकी रिपोर्ट में पूरा एक सिंगल पेज ऐड कर दिया। तो सिर्फ उस एक लाइन की वजह से ऑडिटर को फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग करनी पड़ गई और ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी पड़ी। पर बात यहां पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद यहां पर उन्होंने एक अनेक्जर बी भी बनाया है। अनेक्जर बी की स्टार्टिंग लाइन पढ़कर बता दो यहां पर हम किस चीज की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू 21 क्लॉजेस ऑफ कारो।
तो जो कारो है उसकी रिपोर्टिंग भी हमें करनी पड़ती है, उसमें 21 क्लॉज आते हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी यहां पर करी गई, तो अनेक्जर बी यहां पर आ गया है कारो की वजह से, तब जाकर के आपकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है। इनका ऑडिट किसने किया भाई? एक तो डिलॉइट ने, साथ में यहां पर चतुर्वेदी शाह एलएलपी, दोनों जॉइंट ऑडिटर रहे होंगे। तो डिलॉइट के बिहाफ पर साइन किए हैं मिस्टर अभिजीत ए दामले, वो उनके पार्टनर है, उनका मेंबरशिप नंबर आ गया। साथ में इस फर्म के बिहाफ पर मिस्टर संदेश लधानी ने साइन किया, वो इसके पार्टनर है। तो इस तरीके से पार्टनर फर्म के बिहाफ पर साइन करता है। तो ऑडिट होता तो फर्म नेम में है, पर जो पार्टनर होता है सीए वो यहां पर साइन करेगा, तो इस तरीके से यहां पर साइन करवाएगा। तो ये सारा काम एज एन ऑडिटर आपको करना होगा, तब जाकर के आपकी रिपोर्ट तैयार होती है और बेटा तब जाकर करोड़ों में फीस मिलती है। तो ये रिपोर्ट बनाना भी क्या आपके सिलेबस में होता है? क्या लगता है बेटा? सीए कर रहे हो और बाद में जाकर ऑडिट करना है, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट बनाना आपको सिखाना चाहिए? फिर बिल्कुल सिखाना चाहिए। अगर ऑडिट रिपोर्ट बनाना नहीं आएगा तो ऑडिट कैसे करोगे? तो ये सब चीजें भी आप ऑडिट के पेपर में सीखोगे। तो वहां पर आपको रिपोर्ट बनाना भी सिखाया जाता है। क्या हो गया? पर बेटा अगर आपने 143 अच्छे से पढ़कर याद कर रखा है, क्या रिपोर्ट की बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी आती हैं? बिल्कुल आती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सेक्शन को अगर तरीके से पढ़ जाओगे, ये आपको ग्रुप 2 के ऑडिट में और सीए फाइनल के ऑडिट में भी हेल्प करेगा। तो ये सेक्शन दैट वे क्रूशियल है, तो इसकी बातें अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और देखने में डरने वाली कोई बात नहीं है, लंबी चौड़ी रिपोर्ट लग रही है, पर आपको बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो पॉइंट अगर आपको पता है, आप खुद से बनाकर लिख दोगे। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद से बनाकर लिख लोगे। 143 सबसेक्शन 3 के पॉइंट्स आपको पता है, उनको याद कर लिख दोगे। तो अगर आपको पता हो कि रिपोर्ट में कहां कहां क्या क्या बातें आती हैं, फिर रिपोर्ट बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर समझिए, फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो एक बार देखने में मुश्किल जरूर लगता है, पर यहां पर अगर आप रिपोर्ट बनाकर दोगे, अच्छा खासा पैसा आप बना पाओगे।